क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गई। मैं ये देख रहा हूं क्लियरली कि इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड, इंडिया पीछे रह रहा है, इंडिया compete नहीं कर पा रहा। वो दूसरे वाले हमारे कंपटीटर तेजी से आगे भाग रहे हैं, हमारा उनका गैप बढ़ता जा रहा है। 50% के करीब दुनिया की जो जरूरत है ना वो चाइना पूरी करता है। मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आती हिंदुस्तान की बनी हुई जो ऐसी हो जो दुनिया जिसके बगैर ना रह पाती हो। हम जो भी माल बनाते हैं तो उसका मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान में ही इस्तेमाल हो जाता है। हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारा एक्सपोर्ट क्या है? जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, तो बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं होते। हम किसी भी चीज पे रिसर्च करके इनोवेट करके चीजें हम नहीं बाहर बेच पा रहे। अगर चाइना का एग्जांपल लें तो वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उनकी वैल्यू जो एक्सपोर्ट की है वो ज्यादा हो जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आपने पिछले 2 दिन से देखा, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मार्केट इंडिया की बहुत नीचे गिरी। दोनों दिन सेंटीमेंट काफ़ी डाउन रहा, जबकि इन 2-3 दिनों में 4 पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास आए। नंबर 1 न्यूज़ आया कि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए। नंबर 2 हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आया, बहुत कम इन्फ्लेशन आया इंडिया का। नंबर 3 इंडिया की जीडीपी 8.2% के हिसाब से बढ़ी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये था। चौथा न्यूज़ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया का विजिट, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो 4 पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद मार्केट धड़ाम से गिरी। तो सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गई। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये चारों पॉइंट्स मार्केट को बहुत ऊंचा ले जाने की ताकत रखते हैं, तो ये सारे फेल हुए। ना मार्केट ऊपर गई बल्कि नीचे गई और वाइड स्प्रेड लॉसेस हुए। स्मॉल कैप, बिग कैप, बैंकिंग, सब शेयर्स नीचे गए। दुनिया के हर देश के बैंक इस टाइम ऑल टाइम हाई पर हैं। अमेरिका के ले लीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, यूरोप के बैंक, सारे बैंक्स दुनिया के ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के। इंडिया के बैंक नीचे गए। तो अब हम डाइसेक्ट करेंगे कि क्या कारण है कि हिंदुस्तान की मार्केट सब पॉजिटिव दिखने वाली चीज़ों के बावजूद भी ऊपर नहीं जा पा रही। आपने एक न्यूज़ देखा होगा, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था 1-2 दिन पहले कि अक्टूबर के महीने में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $41.8 बिलियन रहा। ट्रेड डेफिसिट इंडिया का $41.8 बिलियन अक्टूबर के महीने में रहा। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि आपने जितने पैसे की इंपोर्ट करी और जितने पैसे की एक्सपोर्ट करी, जैसे आपने 100 रुपए की चीज़ विदेश से इंडिया में मंगवाई, इंपोर्ट की 100 रुपए की, और 150 रुपए की चीज़ें आपने विदेशों में भेजी, तो 50 रुपया आपका ट्रेड सरप्लस हो गया। ट्रेड सरप्लस हो गया, फालतू हो गया। और दूसरी तरफ अगर आपने 100 रुपए की चीज़ विदेशों में भेजी और 50 रुपए की चीज़ नहीं, 100 रुपए की आपने भेजी और 150 रुपए की मंगवा ली बाहर से, तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया 50 रुपए का। जितना आप माल बाहर भेजोगे और उससे जितना ज़्यादा मंगवाओगे
वो जो डिफरेंस है वो ट्रेड डेफिसिट होगा, और अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो ट्रेड सरप्लस होगा। तो 41.8 बिलियन डॉलर अक्टूबर में हमारा डेफिसिट रहा एक महीने का। और उसी इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ आया कि चाइना ने इस साल की 2025 की पहले 11 महीने में नवंबर तक के $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस किया। हमने डेफिसिट किया, उन्होंने सरप्लस किया। 11 महीने में $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन कितना होता है दोस्तों? 1000 बिलियन डॉलर। तो हमारा अगर $40 बिलियन का डेफिसिट है एक महीने में, तो 12 के हिसाब से लगभग $480 बिलियन का डेफिसिट बनता है साल का। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा डेफिसिट हुआ, ऐसा हर महीने ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एवरेज लगाया जाए तो आप चाइना का कंपैरिजन कीजिए, $1000 बिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक उन्होंने, चाइना ने $1 ट्रिलियन या किसी भी देश ने $1 ट्रिलियन का 11 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया। और ये जो इंडिया ने ट्रेड डेफिसिट दिखाया अक्टूबर में खास करके, उसका रीज़न देखो, इंडिया का जो इंपोर्ट है ना, ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया का होता है एनर्जी का, तेल का बिल जो होता है, बिजली अपना पेट्रोल, कच्चा तेल जो हम लेते हैं बाहर से, 60% के करीब इंडिया का इंपोर्ट बिल वही होता है। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर में क्योंकि सोना, इंडिया में शादियों का सीज़न होता है तो लोग शादियों में धनतेरस वगैरह में बहुत खरीदते हैं, तो सोना बहुत खरीदा गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 800 टन सोना हिंदुस्तान हर साल इंपोर्ट करता है। $50 बिलियन का सोना हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें ट्रेड डेफिसिट की तरफ ले जाता है। अब हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं करते, इसके हम डिटेल में बात करेंगे। इंडिया की जो मार्केट है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो जीडीपी इंडिया की बनती है। अब जीडीपी समझा दूं आपको जिनको नहीं पता, मोस्टली लोगों को तो पता होगा। जीडीपी ये होती है किसी देश की कि जितनी भी एक साल में उस देश ने, एक देश ने जितनी भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं उसको, कि जितनी भी चीज़ें बनाई, सर्विस की, मैन्युफैक्चर की, उनकी जितनी भी कीमत है, आपने जो बनाया, आपने जो कमाया, मैंने जो, तो वो सारी कीमत टोटल जो होती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। एक साल में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया की लगभग $4 ट्रिलियन है। $4 ट्रिलियन। तो चाइना ने उसका लगभग चौथा हिस्सा 11 महीने में ही ट्रेड सरप्लस कर दिया, इंडिया की टोटल जीडीपी का भी। तो चलो अब बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है ना, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए ज़्यादा है। हम जो भी माल बनाते हैं तो उसका मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान में ही इस्तेमाल हो जाता है। हम एक्सपोर्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा। हमारा एक्सपोर्ट क्या है अगर देखा जाए तो, हम एक्सपोर्ट करते हैं जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स। वो बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं होते। हम कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, जैसे अब अगर चाइना का एग्जांपल लें तो वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उनकी वैल्यू जो एक्सपोर्ट की है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम डोमेस्टिक कंजप्शन पे ज़्यादा हमारी जीडीपी चलती है। मार्केट, स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चली 8.2% जीडीपी के बावजूद भी? एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं इतनी अच्छी रिपोर्ट आने के बावजूद भी? क्योंकि दोस्तों अब ध्यान से सुनो, दुनिया की हर स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे देखने वाली होती है कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, होने वाला है, उसको एंटिसिपेट करके स्टॉक मार्केट चलती है। अब दुनिया को ये समझ आ रहा है, अब हिंदुस्तान को भी ये समझ आ रहा है कि हम आने वाले वक्त में कोई भी हाई वैल्यू चीज नहीं बना पा रहे जो हम दुनिया को
बना के दे सके, जिस पे दुनिया डिपेंड कर सके। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि इनोवेशन की बहुत कमी है इंडिया में। हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करके, इनोवेट करके चीज़ें हम नहीं बाहर बेच पा रहे। ठीक है ना, कपड़ा बना के भेज दिया, ज्वेलरी बना के भेज दी, इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं है। तो दुनिया ये देख रही है, FIIs ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी किन चीज़ों पे आने वाले वक्त में डिपेंड करने वाली है। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक GDP है वो डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर ही है। तो अगर मैं इस तरह से अगर एग्जांपल दूं आपको, एक करियाने की दुकान है, आपके पास करियाने का सामान दुकान में रखा हुआ है और आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो आप कहते हो कोई बात नहीं, हम अपने घर में जो है कंजप्शन के लिए आटा, दाल, चीनी यहाँ से लेके यूज़ करते जाएंगे, यहाँ से लेके अपने घर में यूज़ करते रहेंगे। तो भैया कमाई कहाँ से आएगी? अगर आप अपने घर की प्रोडक्शन अपने घर में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर तो हमारा एनर्जी की इंपोर्ट ना होती, कच्चा तेल हमारा इंडिया में पैदा हो रहा होता, हमें इंपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत, तो शायद हम बच जाते। लेकिन हमें बहुत सारा पैसा हर महीने चाहिए होता है तेल इंपोर्ट करने के लिए, प्लस अब और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें अगर हम देखो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स की काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दुनिया में, हर मुल्क में हम दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर हैं। हर देश में आपको मेड इन इंडिया की दवाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब दूसरी तरफ देखो, जितनी दवाइयाँ इंडिया में बनती हैं उनके लिए एक कच्चा माल जिसे कहते हैं दवाइयों में, जिसे हम साल्ट कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसका 50% के करीब दुनिया की जो ज़रूरत है ना वो चाइना पूरी करता है। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए। जैसे आपने क्रोसिन बना दी, लेकिन क्रोसिन में क्या है, पैरासीटामोल है, वो पैरासीटामोल का जो सॉल्ट है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो हम अपनी प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, हमें चाइना के इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हाई वैल्यू की इंपोर्ट्स हमें करके तब हम उसको बना पाते हैं। तो हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, सोलर एनर्जी लगा रहे हैं इंडिया में काफ़ी, क्योंकि हम जो एनर्जी पैदा करते हैं इंडिया में, बिजली जिसे कहते हैं हम, तो वो सारी की सारी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोयले से पैदा करते हैं। अब दुनिया का जो माहौल बन रहा है ना वो कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पैदा करो। जो लोग कोयले से एनर्जी पैदा करते हैं पोल्यूशन करते हैं, इसीलिए इंडिया में बहुत सारा पोल्यूशन होता है, आपने देखा होगा। तो दुनिया ये प्रमोट कर रही है, यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कहा है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए हमें सोलर एनर्जी पैदा, नंबर 1 इंडिया में अब सोलर पैनल्स ही चल रहे हैं। तो वो सोलर पैनल सारे चाइना से बन के आते हैं। तो हम हर चीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत सारा सामान जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका भी बिल बहुत सा आ जाता है। तो मैन्युफैक्चर तो हम बन गए उस चीज़ के, लेकिन उसका रॉ मटेरियल सारा चाइना से आता है। तो इसलिए दोस्तों हमारी जो है ना भविष्य आने वाला, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ करियाने वाली उस दुकान की तरह हो जाएगा कि हम अपना करियाना खुद ही खाएंगे, बाहर से कोई ग्राहक लेने नहीं आएगा। मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती हिंदुस्तान की बनी हुई जो ऐसी हो जो दुनिया जिसके बगैर ना रह पाती हो। चाइना के बगैर आप नहीं रह पाते। अब मैं बात करता हूँ चाइना के बारे में। अब चाइना का ये जो 11 महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने एक्सपोर्ट का, ट्रेड सरप्लस का, तो किसके बावजूद बनाया? ट्रंप पूरा साल उनके पीछे लगा रहा कि चाइना से हमने इंपोर्ट नहीं करना सामान। टैरिफ ट्रंप ने अलग 30% के करीब टैरिफ, 30 हैं या 40 हैं, चाइना के ऊपर लगाए हुए हैं। उसके बावजूद भी
ट्रेड सरप्लस उनका हुआ, और रशिया यूक्रेन का वार भी चल रहा है। इसके बावजूद भी तो क्या किया चाइना ने? चाइना ने क्या किया, जब अमेरिका के रास्ते बंद हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई मार्केट्स एक्सप्लोर करनी शुरू की। उन्होंने एशिया को एक्सप्लोर किया, वियतनाम के साथ ट्रेड अपना बढ़ाया, उसने साउथ अमेरिकन कंट्रीज में काम बढ़ाया, ब्राज़ील के साथ बहुत सारा काम किया, और तो और पुराना दुश्मन इंडिया जो कि दुनिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, उसके साथ भी दोस्ती करनी शुरू कर दी। हम बड़े खुश हुए कि अब मोदी साहब और चाइना के प्रीमियर जी दोस्ती हो गई, हाथ मिल रहे हैं, तो अब हम अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं। भैया ये चाइना की एक कूटनीति है कि उसने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, हम कंज्यूमर हैं, तो चाइना ने इंडिया के साथ भी दोस्ती करी। तो इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए। यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना के ही सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। बड़ी बड़ी बसें, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो भी चाइना वाली हैं, यूरोप में चल रही हैं। तो उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने डिफ्लेशनरी प्राइसिंग कर दी, यानी कि सस्ता, महंगा होने की बजाय पिछले साल जो था उससे अगले साल उससे भी और सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब बना के उन्होंने माल डंप कर दिया दुनिया में। तो आपके पास कोई और चारा ही नहीं कहीं और से लेने की बजाय। हम हिंदुस्तानी तो ये देखते हैं ना सबसे सस्ता कहाँ से मिलता है, तो सस्ता अगर चाइना दे रहा है तो हम चाइना की तरफ भागते हैं। तो दोस्तों, फार्मा में हम रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और चाइना ने क्या सियानत करी, उन्होंने बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। उन्होंने 20 साल पहले ही अपने आप को सर्विस सेक्टर से हटा के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपने आप को ले गए। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना ने अपने आप को बना दिया। बल्क में प्रोड्यूस चीज़ें करो तो उसको कहते हैं स्केल होती है, कि आप लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करते हो ना तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी कम पड़ती है। तो जो 1 लाख यूनिट बनाता है, आप 1 करोड़ यूनिट बनाते हो तो आपको डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा। तो आप 1 लाख वाला जो है 1 करोड़ प्रोडक्ट यूनिट बनाने वाले से कभी भी compete नहीं कर पाएगा। हम यहाँ मार खाते हैं इंडिया वाले। दूसरी चीज़ उन्होंने करी दोस्तों कि रिसर्च के ऊपर जोर दिया। 1980 में उन्होंने भांप लिया था कि आने वाला वक्त जो है ना, रेयर अर्थ मेटल, सुना होगा आपने, रेयर अर्थ मेटल जो हैं, जो आजकल एआई में यूज़ हो रहे हैं, 1980 से उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी रिसर्च करनी शुरू कर दी। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने जेमिनी बनाया, चैट जीपीटी बनाया अमेरिका ने, चाइना ने डीप सीक बना दिया। हम इंडिया वाले अभी भी व्हाट्सएप अमेरिका का यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने वी चैट बना दिया। उन्होंने गूगल को भी चाइना में नहीं घुसने दिया, उन्होंने अपना जो है वो सर्च इंजन बनाया हुआ है। तो तीसरा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने सी पोर्ट रूट्स बनाए, पाकिस्तान का ग्वादर उन्होंने जोड़ दिया। सी पोर्ट्स जगह जगह उनके दुनिया में अपने सी पोर्ट्स उनके बने हुए हैं। दूसरा, उन्होंने रोड्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रोड्स का बना दिया चाइना में। तीसरा, रेल्स का, हम अभी तक बुलेट ट्रेन पहली बनाने वाले हैं या बनने वाली है आजकल में। उन्होंने दुनिया की तेज तरीन ट्रेन्स चला दी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम आज एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे हुए हैं। ये को देश प्रेम है, आपको मोदी से प्रेम है, हिंदुस्तान, सारी बातें ठीक है, लेकिन दोस्तों सच्चाई जो है ना उसको समझो। हम देश प्रेम में ये ना भूल जाएं कि कंपटीटर क्या कर रहा है और हमें कहां पहुंचना है। मैं ये देख रहा हूं क्लियरली कि इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड, इंडिया पीछे रह रहा है, इंडिया कंपीट नहीं कर पा रहा।
क्रिटिकल एरियाज में इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही। हम कुछ भी इनोवेट करके दुनिया को नहीं दे पा रहे और कंजप्शन बढ़ती जा रही है हमारी। इंडिया का कंज्यूमर अब दुनिया का हर ब्रांड खरीदने के लिए तैयार है, तो हम दूसरों की जेबें भर रहे हैं। एप्पल की, सैमसंग की, लुई विटॉन्ग की और भी जो भी ब्रांड्स बाहर के हम फैसिनेट होते हैं उनसे, वो खरीदो और वो बेच के आपको खुश होते हैं। इंडिया एक मंडी बन के रह चुका है, एक कंज्यूमर बन चुका है। हमें दुनिया के लिए मंडी नहीं बनना है, हमें एक मैन्युफैक्चर बनना है, एक रिसर्च करने वाला नेशन बनना है। क्योंकि एक दौड़ में मैं देख रहा हूं कि दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में हम बहुत पीछे रहते रह रहे हैं। वो दूसरे वाले हमारे कंपटीटर तेजी से आगे भाग रहे हैं, हमारा उनका गैप बढ़ता जा रहा है। तो इट्स हाई टाइम हम समझें इन जातिवाद, इन झगड़ों में हिंदू मुस्लिम, ये खालिस्तान, ये फलां, ये बाबा जी, इन चीज़ों को दोस्तों छोड़ के अगर आप देश प्रेमी हो, भारत माता के साथ प्यार करते हो, तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ऐसे ही नहीं अटकी हुई, स्टॉक मार्केट अटकी हुई है। दुनिया की स्टॉक मार्केट भाग रही है, इंडिया की क्यों अटकी हुई है इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भी? तो क्या हम अंधे हैं क्या? हमें किसी को तो नजर आ रहा है जो हमें नहीं नजर आ रहा। हम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। हमें रिसर्च के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जहां से भी पैसा लाओ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, नोट छापो, जहां से भी लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दो और अपने लोगों को काम पे लगा दो। ये ढोंगी बाबों के आगे 4-4, 5-5 लाख आदमी बैठे होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 दिन वहां बैठे रहते हैं। कम प्रोड्यूस समथिंग। दुनिया कहां जा रही है? हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। जो एज पिछले 10-15 साल में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमें लगने लगा कि इंडिया एक फास्ट पेस के ऊपर जाने वाला है, जा रहा है। हम उस रेस में अब पीछे रहने लग गए हैं पिछले 2-3 सालों से। तो वो एफआईआईज को भी, विदेश के इन्वेस्टर्स को भी नजर आ रहा है। अभी तक तो इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा एनआरआईज जो है ना, वो पैसा भेज के इंडिया को, तो काम चलता जा रहा है। लेकिन जब रूपी डिवैल्यूएट होना शुरू हुआ तो एनआरआईज का भी इनफ्लो कम हो जाएगा। इंडिया की डेट मार्केट के ऊपर पहले ही दुनिया को भरोसा नहीं है। इंडिया की जो डेट मार्केट है, जो लोग समझते हैं उनको पता है, बॉन्ड्स जो बेचते हैं, जैसे अमेरिका अपने बॉन्ड्स बेच के लोगों से पैसे लेता है दुनिया पूरी से, इंडिया अगर डेट मार्केट में, तो कोई भी इंडिया की डेट मार्केट में पहले से इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। स्टॉक मार्केट में करने को तैयार हैं अगर हम कुछ उनको दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, कुछ नया बना के दिखाएं, कुछ इनोवेट करके दिखाएं, तभी हमारी मार्केट चल सकती है। दोस्तों, जितना मर्जी आप ये कह लो कि हमने ये करा, वो करा, इतना सोना इंपोर्ट कर लिया और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनफ हैं, हमें एफआईआईज नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए? आप ग्लोबल विलेज बन चुका है, आपको चाहिए विदेशी मुद्रा, चाहिए आपको, क्योंकि आपका इंपोर्ट का बिल बहुत मोटा है, तो आपको एक्सपोर्ट उतना
उतनी करनी पड़ेगी ताकि बाहर से जो पैसा आए आपका एक्सपोर्ट का, तो वो अपने डोमेस्टिक जो बिल्स हैं, इंपोर्ट के जो बिल्स हैं, उनका भुगतान कर सके। समझने की कोशिश करो दोस्तों। और आने वाला वक्त ऐसा है जो पीछे रह गया सो रह गया। इंडिया के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे जहां की मार्केट्स चल रही हैं। अब इस साल इंडिया की मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अब जहां की मार्केट ने 14-16% रिटर्न दिया तो लोग वहीं भागेंगे ना, बिटकॉइन की तरफ भागेंगे। हाँ दोस्तों, मैं एक बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। बिटकॉइन की गेम क्या है, इसकी बड़ी डीप एक गेम है, उसका मैं आपको समझाऊंगा कि बिटकॉइन की मूवमेंट जो है उसके कारण क्या हैं, क्यों ये ऊपर नीचे जा रहा है और उसके पीछे गेम क्या है। क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसीज का काम करते हैं और बिटकॉइन के पीछे पीछे ही बाकी के सोलाना और सारी चीज़ें भागती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात अगर आपको ठीक लगे तो अपनी सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाओ, और अगर सरकार सुनती है तो कुछ करो, नहीं तो वक्त निकलता जा रहा है हाथ से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, इजाज़त लेता हूँ।